सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको तैयारी करा रहा हूं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय की, और इसमें हम कर रहे हैं आपकी पवन सीरीज के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। और इससे पहले मैं राजन सीरीज कंप्लीट करा चुका हूं और पवन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों को और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को 2 पार्ट में मैं करा चुका हूं, प्रश्न संख्या 55 तक। और इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 56 से क्वेश्चन नंबर 56 से देखेंगे। और इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैथ के सामने वाला लिंक आप क्लिक करेंगे तो मैथ से जुड़ी सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी आपकी, चाहे वह क्लासेस की वीडियो हो या सीरीज का सोल्यूशन हो। ठीक है, तो सभी सोल्यूशन सही सही मेरे द्वारा करा दिया गया है और आप सभी को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और प्रैक्टिस करते चलिए। एक एक क्वेश्चन को आप खुद से हल करिए, नहीं आए तो फिर सोल्यूशन देखिए। अब देखिए, पहला प्रश्न है 2 घंटे 15 मिनट और 45 मिनट का अनुपात बताइए। जब भी दो चीजों में अनुपात पूछे तो पहले तो उनको समान इकाइयों में बनाइए। देखिए, यहाँ 45 मिनट में दिया गया है पूरा पूरा, और यह देखिए 2 घंटे और 15 मिनट दिया गया है। तो इस 2 घंटे 15 मिनट को बना लीजिए पूरा मिनट में, तो 120 मिनट 2 घंटे हो जाएगा और 15 मिनट 135 मिनट हो जाएगा टोटल। और 135 मिनट का अनुपात लेना है 45 मिनट से, तो 45 से 35 135 कितने बार में कट जाएगा? 3 बार में कट जाएगा। 3 अनुपाते 1 आ जाएगा, यानी कि 2 घंटे 15 मिनट का अनुपात 45 मिनट से कितना आएगा? 3 अनुपाते 1 का आएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। कितने समय में 7500 रुपए 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4225 रुपए हो जाएगा? देखिए, प्रश्न पूछ रहा है 7500 रुपए का 7500 रुपए का 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4125 रुपए कितने समय में हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ पे मूलधन दिया गया है 7500 और दर दिया गया है 11% का, साधारण ब्याज दे दिया गया है, समय पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है PRT/100, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। अब यहाँ पे हमें समय निकालना है, तो समय को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देंगे। तो देखिए 100 का गुणा हो जाएगा साधारण ब्याज में, और मूलधन गुणे दर समय में गुणा है तो ये भाग में आ जाएगा, यानी कि फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। साधारण ब्याज बोल रहा है कि 4125 है और गुणे 100 और बटे 7500 मूलधन, 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा। और इसके बाद 11 से देखिए काटते हैं हम, तो 11 तिया 33 और बचेगा 8, फिर 11 सत्ते 77, फिर बचेगा 5, 375 को 11 से काट दिया तो 375 आ गया। अब 75 से 375 को काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 5 बार में, यानी कि कितना आ जाएगा? 5 वर्ष में साधारण ब्याज 4125 हो जाएगा 7500 रुपए का 11% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से इसको भी आप हल कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 58 है। यदि 5 के घाते 3 बराबर 125 है तो लघुगुणक रूप ज्ञात कीजिए। इसका लघुगुणक रूप लिखना है तो बस लॉग लिखिए, और जो आधार है यहाँ पे देखिए 5 के घाते 3 है, तो 5 आधार है, 3 घात है, तो 5 आधार को आधार बना दीजिए लॉग का, और बराबर के इधर जो लिखा हुआ है उसको इधर लिख दीजिए लॉग में, और फिर बराबर और घात को बराबर के इधर लिख दीजिए, 3 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉगरिथमिक रूप। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 59 है। रेखांकित एवं बियरर चेक में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2018 में पूछा प्रश्न है। तो रेखांकित चेक देखिए, जब रेखांकित चेक के बाएं किनारे की तरफ 2 तिरछी रेखा खींच दी जाती है तब रेखाओं के बीच अकाउंट पेई शब्द लिख दिया जाता है। ऐसे A/C और पे लिख दिए जाते हैं तो ऐसे चेक को रेखांकित चेक कहते हैं, तो जिसकी राशि धारित खाते में ही दी जाती है या धारक के खाते में ही दी जाती है। अब देखिए, चेक पे जिसको अदा करना है उसका नाम होता है, ठीक है, उसका नाम होता है, और यहाँ कोने पे ऐसे 2 तिरछी लाइन खींच के अगर अकाउंट पेई लिख दिया गया तो इसका मतलब हो जाता है यह रेखांकित चेक है, और यह अकाउंट में ही जिसका नाम लिखा गया है
उसके अकाउंट में ही पैसा पेमेंट होगा, ठीक। और बियरर चेक क्या होता है? तो बियरर इस चेक को किसी भी व्यक्ति को दे दिया जाए तो वह व्यक्ति बैंक से जाकर के खाते से पैसे निकाल सकता है। अब इस चेक में क्या होता है? इस चेक में भी जो चेक देता है वो हस्ताक्षर करता है, बस इसमें कोने में तिरछी लाइन खींच के अकाउंट पे ही नहीं लिखा होता है, बस नाम लिखा होता है। तो जिसका भी नाम रहता है या तो वो खुद या किसी और को भेज करके वह बैंक से कैश पैसे प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अंतर समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न क्या 60 है, यदि 8x 18 समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए बता दिया गया है कि 8x और 18 समानुपात में है, तो इनको कैसे लिख लेंगे? 8 अनुपाते x समानुपाते x अनुपाते 18, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब इसके बाद आपको पता है कि अगर चार राशियां समानुपात में हैं तो मध्य पदों का गुणा यानी कि x गुणे x बराबर होगा बाह्य पदों के गुणा के। तो x गुणे x x स्क्वायर हो जाएगा और बाह्य पद 8 का गुणा 18 में होगा तो ये कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा और x का मान कितना आ जाएगा? 12। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अगर ये समानुपात में है तो x का मान कितना होगा? 12 होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए प्रश्न क्या 61 है, एक वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। अब कोई वृत्त दिया गया है, उस पे अगर किसी दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है तो किस तरीके से खींच सकते हैं? देखिए केंद्र O से उस बिंदु को मिला दीजिए। पहले आप उस बिंदु को मिला देंगे, फिर उसके बाद वो बिंदु मान लेते हैं P है, तो उस बिंदु P पे प्रकार रख के आधे से अधिक दूरी लेकर के आप इस तरीके से चाप लगा दीजिए, ठीक। फिर यह जो चाप है वह OP को जहां कट कर रहा है वहां पे एक चाप लगाइए और उस चाप को जहां वह चाप कट कर रहा है वहां से रख के एक चाप लगाइए। फिर इसके बाद इन दोनों चापों से क्रमशः आप एक एक चाप लगा दीजिए, ठीक है। तो जहां पे यह चाप जो है वह कट करेगा उस बिंदु को और P बिंदु को मिला दीजिए और इसे मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए। यह जो रेखा होगी वह OP के लंबवत होगी और P बिंदु पे यह स्पर्श रेखा होगी। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। बस हमें जो बिंदु है वहां से केंद्र को मिला देना है और जो रेखा बनेगी उसी के लंबवत रेखा खींच लेना है। तो लंबवत रेखा बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 62, समुच्चय A इतना है और B इतना है, A माइनस B को ज्ञात कीजिए। अब देखिए समुच्चय A इतना है, B इतना है, तो B को हम घटा रहे हैं A में से, तो ऐसे B के पद जो A में है वह A में से निकल जाएंगे, ठीक है। अब B हम घटा रहे हैं तो जो पद B के A में होंगे वह निकल जाएंगे, ठीक है। ये आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए B में 5 है, 7 है और 3 है, तो B को घटा रहे हैं A में से, तो A में से 5 निकालेंगे तो 5 निकल जाएगा, 7 निकालेंगे तो 7 है ही नहीं तो 7 5 निकलेगा और 3 निकालेंगे तो 3 भी निकल जाएगा। तो 5 और 3 निकल गया, बचेगा क्या? A माइनस B का जो बचेगा वह 2 बचेगा, ठीक। तो इस तरीके से आप आसानी से समुच्चयों का घटाना कर सकते हैं और A माइनस B अलग होता है और B माइनस A आप निकालेंगे तो वो अलग निकलेगा, ठीक है। यह चीज समुच्चय में ध्यान रखिएगा आप। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 63, ऋण 12/7 गुणे ऋण 14/27, फिर माइनस हो रहा है दूसरे ब्रैकेट में ऋण 8/45 गुणे 9/16। अब देखिए एक ब्रैकेट में गुणा हो रहा है, फिर माइनस दूसरे ब्रैकेट में गुणा हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे तो देखिए पहले ब्रैकेट में माइनस माइनस का गुणा आपस में हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद आगे देखिए 7 का गुणा 14 में हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा? 7 से 14 को काट दीजिए 2 हो जाएगा और 3 से 27 को काटेंगे तो ये 9 और ये 4। तो ऊपर क्या बच जाएगा? देखिए 4 गुणे 2 यानी कि 8 और बटे नीचे बचा है 9, फिर माइनस यहाँ पे देखिए 8 से काटिए 16 को तो 2 बार में कट जाएगा और यहाँ पे ऋण 1 आएगा और फिर यहाँ पे 9 पच्चे 45 5 बार में कट जाएगा। ऊपर बचा है देखिए ऋण 1 और नीचे बचा है कितना? 10। अब 8/9 और ये ऋण का गुणा ऋण में होगा तो हो जाएगा धन 1/10।
अब इसके बाद हर समान कर लीजिए, हर समान कर लेंगे। यहाँ पे देखिए तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, और यहाँ 10 का गुणा होगा और यहाँ पे 9 का, तो 10 का गुणा होगा 80 और यहाँ पे 9 का गुणा होगा 9, तो 80 धन 9 79, ये आ जाएगा 89/90। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप इसको भी हल कर लेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न संख्या 64 है, यदि 9x 12 और 16 समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अभी हमने देखा था, तो समानुपात में है चार राशियां, तो इसी तरीके से पहले इनको लिख लेंगे, 9:x समानुपाते 12:16। अब मध्य पदों का गुणा हो जाएगा बराबर बाह्य पदों के गुणा के, तो x गुणे 12 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 16, या लिख सकते हैं x बराबर 9 गुणे 16/12। अब 4 से काटिए तो ये 3 बार में और ये 4 बार में, फिर 3 से 9 को काटेंगे 3 बार में कट जाएगा और 3 गुणे 4 हो जाएगा, यानी कि 12। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो इस तरीके से आसानी से ये भी निकल जाएगा, x का मान कितना आ गया, 12 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 65 है, x² + 3x - 10 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। x² + 3x - 10 का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए x² + 3x - 10, अब इसमें मैंने आपको क्या देखने को कहा है, ax² + bx + c से कंपेयर करना है। तो a की वैल्यू कितनी है, x² का गुणांक यहाँ 1 है और x का गुणांक कितना है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू -10 है। अब a × c की वैल्यू कितनी है, देखिए -10 आ जाएगी, 1 का गुणा -10 में होगा। तो अब b को इस तरीके से तोड़ना है कि इसका जो गुणा है वह -10 आए और जोड़ जो है वह कितना है, 3 आए। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं x² + 5 और -2 + 5x - 2x और -10। अब इसके बाद देखिए x कॉमन ले लेंगे पहले दो पदों में, तो x + 5 कॉमन हो जाएगा, फिर बाद के पद में क्या कॉमन आएगा, -2, तो क्या बच जाएगा, x + 5, तो x + 5 दोनों जगह कॉमन हो गया। अब यहाँ क्या बचा है, x और यहाँ पे -2, तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में x - 2, यही गुणनखंड हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 66, 6 मीटर लंबाई, 2.5 मीटर ऊंचाई और 15 सेंटीमीटर मोटाई वाले एक दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दीवार का आयतन, दीवार किस आकार की होगी, घनाभ के आकार की होगी, क्योंकि दीवार में एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक मोटाई है। ठीक, तो लंबाई को लंबाई रखिए, चौड़ाई को चौड़ाई या ऊंचाई कह लीजिए, ठीक, और मोटाई। ठीक, तो सबको मीटर में बना लेंगे, दो संख्याएं पहले से मीटर में दी गई हैं, मोटाई को भी मीटर में बना लेंगे। और दीवार का आयतन ज्ञात करने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये फॉर्मूला लग जाएगा घनाभ का, तो ये आ जाएगा 6 × 2.5 × 0.15। तो 6 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2.5 में 15 और फिर 0.15 में गुणा करेंगे तो 15 का वर्ग कितना होता है, 225, और 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 2.25 वर्ग मीटर आ जाएगा इसका मान। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 67 है, 9 सही 4/5, 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। अब देखिए 9 सही 4/5 सबसे पहले है क्या, तो इसको सामान्य भिन्न रूप में लिखने के लिए 5 का गुणा 9 में होगा और धन 4 होगा और बटे में 5, ये आ जाएगा कितना, 9 × 5 = 45 और 4 49/5। अब बोल रहा है कि 49/5 में हम किसका गुणा कर दें कि यह 42 बन जाए। तो माना 49/5 में x का गुणा आप कर दे रहे हो, तो ये कितना बन जा रहा है, 42 बन जा रहा है। x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 42 में 5 का गुणा हो जाएगा और 49 से भाग हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 7 से ऊपर नीचे काट दीजिए, 7 × 7 = 49, 7 × 6 = 42 और x का मान कितना आ जाएगा, 30/7। 30/7 मान आ जाएगा, या जिसे लिख सकते हैं 4 सही 2/7। तो 4 सही 2/7 से अगर गुणा किया जाए तो यह कितना हो जाएगा, 42 बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 68, 4x² + 12xy में क्या जोड़ा जाए कि यह
पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बन जाए मतलब कि a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में ही ये बनेगा, क्योंकि प्लस है बीच में, ठीक है, और एक पद जोड़ा जा रहा है, मतलब 3 पद हो जाएंगे। और a प्लस बी के होल स्क्वायर में कितने पद होते हैं? 3 पद। तो अब देखिए 4x स्क्वायर को कितना लिखा जा सकता है? 2x का होल स्क्वायर, और 12xy को हम लोग 2ab के फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 इंटू और 2x प्लस इंटू, अब और क्या बचा है? 12xy में और क्या बचा है? और सोचिए आप, देखिए 2 गुणे 2x हो गया, यानी कि 4x हो गया। अब 12xy में 4x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 3y बचेगा। तो यही 3y अगर और हमें मिल जाए, 3y का स्क्वायर यहाँ पे, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 3y स्क्वायर जोड़ देंगे और 3y स्क्वायर घटा देंगे, मतलब कि 3y स्क्वायर अगर इसमें जोड़ दिया जाए, मतलब यह क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ से 3y स्क्वायर को कितना लिखेंगे? 9y स्क्वायर। 3y स्क्वायर यदि 9y स्क्वायर पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक, तो अब इसके बाद देखिए, ये आप समझ में आ गया होगा। 9y स्क्वायर इसमें आप जोड़ के देख लीजिए, यह कितना बन जाएगा? यह 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर बन जाएगा, या इस होल स्क्वायर को आप खोल के देख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 69 नंबर। ऋण पत्रक डिवेंचर किसे कहते हैं? ऋण पत्रक डिवेंचर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, किसे कहते हैं यह पूछ रहा है। तो कंपनियां अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए शेयर के अतिरिक्त ऋण पत्रक भी जारी करती हैं। ये ऋण पत्रक आम जनता से, जिनमें शेयर धारक भी शामिल हो सकते हैं, ऋण प्राप्त करने हेतु जारी किए जाते हैं। कंपनी एक निश्चित अवधि के लिए ऋण लेती है और इस पर निश्चित दर से ऋण पत्रक धारकों को ब्याज अदा करती है। अवधि पूर्ण होने के पश्चात धारक को उनसे लिया गया ऋण ब्याज सहित कंपनी वापस कर देती है। अब आपने सुना होगा कि कंपनी शेयर अपने जारी करती है जिसे लोग खरीदते हैं, वैसे ही कंपनी अपने ऋण पत्रक जारी करती है, ऋण पत्र जारी करती है। अब ये क्या होता है? जैसे कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होती है, कंपनी में नए इनोवेशन के लिए और नए उसके डिपार्टमेंट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, किसी चीज के लिए भी पूंजी की आवश्यकता होती है, एडवर्टीजमेंट के लिए, प्रचार के लिए, मार्केटिंग के लिए। तो जहां भी कंपनी पैसा लगाना चाहती है, यह पैसा आपका लगा सकती है। और यह पैसा लाती कहाँ से कंपनी? कंपनी यह पैसा लाती है पब्लिक से। पब्लिक क्यों पैसा देगी? क्योंकि कंपनी एक वादा करती है, एक ऋण पत्र जारी करती है कि आप अगर हमको इतना पैसा दोगे तो हम आपको इस दर से ब्याज देंगे और इतने अवधि में आपका पैसा लौटा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कंपनी द्वारा ऋण पत्र जारी किए जाते हैं ताकि वह पैसे को इकट्ठा कर सके और एक निश्चित समय के बाद और एक निश्चित ब्याज के साथ आपको आपका पैसा लौटा सके और कंपनी खुद ग्रो कर सके। तो यहाँ पे ऋण पत्र आप समझ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 70 है। निम्नलिखित को log 2 तथा log 3 के पदों में लिखिए। log 2 और log 3 के पदों में लिखना होता है। log जब भी आप पढ़ेंगे तो log 2 और log 3 जो होते हैं, यह महत्वपूर्ण एक फॉर्म होते हैं, मतलब इनको इसी के फॉर्म में बनाने को कह रहा है, तो इसके फॉर्म में आप बना लीजिए। अब देखिए कैसे, पहला दिया गया है log 12 के घात 2 और दूसरा दिया गया है log 16/27। तो अब देखिए log 12 के घात 2, अब log m के पावर n लिखा जाता है, तो इसे लिखा जाता है n log m। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है log 12 के घात 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणे log 12। अब log 12 को क्या लिख सकते हैं? तो 2 गुणे ब्रैकेट में log, और 12 को 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखा जा सकता है। अब log में a इंटू बी क्या होता है? a प्लस बी होता है। इसी तरीके से log a इंटू बी इंटू सी होगा log a प्लस log b प्लस log c। तो इसी तरीके से इसको लिख देंगे आप, इस तरीके से समझिए। log में अगर a इंटू बी लिखा गया है log के अंदर, तो इसका मतलब होता है log a प्लस log b। ठीक है, और इसी तरीके से अगर यहाँ इंटू सी रहता
तो यहाँ पे प्लस log c आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 3 पदों का गुणा है, तो इनको अलग अलग इस तरीके से जोड़ के फॉर्म में लिख लेंगे, और इस 2 का गुणा होगा तो ये यहाँ पे देखिए log 2 धन log 2 क्या हो जाएगा 2 log 2, और उस 2 log 2 में 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4 log 2। फिर धन यहाँ पे है log 3 जिसमें 2 का गुणा होगा 2 log 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से log 2 और log 3 के फॉर्म में इसको हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दूसरा जो है, दूसरे को भी लिख लीजिए। दूसरा है log 16/27। तो अब देखिए log 16 को कितना लिखा जा सकता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 के घाते 4 और बटे 3 के घाते 3 लिखा जा सकता है 27 को, ठीक। तो अब log a बाई b जो होता है, किसी log में भाग हो रहा हो तो उसका मतलब होता है log a माइनस log b। तो वही यहाँ पे किया गया है log 2 के घाते 4 माइनस log 3 के घाते 3। अब देखिए 4 घात में है तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 log 2 और माइनस यहाँ log 3 के घात में 3 है तो ये हो जाएगा माइनस 3 log 3। तो इस तरीके से log 2 और log 3 के रूप में यहाँ पे हमने संख्याओं को जो भी दिया गया था उसको हमने लिख लिया है, ठीक है। जितना भी log दिया गया था उसको log 2 और log 3 के रूप में लिख लिया हमने। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 71 है 5 के घाते 1/2 धन 3 के घाते 1/2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है 5 के घाते 1/2 माइनस 3 के घाते 1/2 का मान बताइए। अब किसी भी संख्या के घात में 1/2 का मतलब होता है उस पे रूट लगना, ठीक है। या एक जैसे a के घात में 1/2 लिखिए या a पे करनी का चिन्ह लगाइए, बात एक ही है, ठीक है। तो अब ये देखिए 5 के घात में 1/2 है धन 3 के घात में 1/2 है एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में बस माइनस का चिन्ह है, यही है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यही अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा है तो उसे हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट में लिखा गया है 5 के घाते 1/2 धन 3 के घाते 1/2 और दूसरे ब्रैकेट में लिखा गया है 5 के घाते 1/2 माइनस 3 के घाते 1/2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 के घाते 1/2 का स्क्वायर माइनस 3 के घाते 1/2 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए घातों का आपस में गुणा हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा 5 के घात में भी और 3 के भी घात में, ठीक है। तो क्या बचेगा 5 के घाते 1 और 3 के घाते 1 यानी कि 5 माइनस 3। तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से इसको भी आप हल कर लोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 72 है 1 से 50 तक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब प्रथम n संख्या, अगर पहले n संख्याओं का योग करना है आपको तो वह होता है n इंटू n प्लस 1/2। यह फॉर्मूला है, यह याद रखिएगा। आपको कहीं पे भी जैसे पूछ लेगा प्रथम 10 संख्याओं का, प्रथम 15 संख्याओं का या 15, 20, 25 संख्याओं का आप समांतर माध्य बताइए, तो आप 25 संख्याओं को जोड़ने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप प्रथम n संख्याओं के योग का फॉर्मूला याद रखिए, ये होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो प्रथम 50 संख्याओं का जो योगफल हो जाएगा वह 50 गुणे 50 धन 1/2 यानी कि 50 गुणे 51/2 हो जाएगा। 2 से काटिए तो 25 और 25 91 25 और हासिल लगेगा 2 और 25 25 125 और 2 127। तो ये कितना आ जाएगा 1275, ठीक है। तो योगफल तुरंत ज्ञात हो गया। और यहीं पे अगर माध्य पूछा होता तो 1275 बटे 50 कर देते, माध्य निकाल लेते, यही जो कैलकुलेट करते माध्य आ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी आसानी से आप हल कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 73 है, देखिए log 0.09 बाई 0.3, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉइंट नहीं लिखा गया है, तो ये है एक्चुअल क्वेश्चन जो है वह log 0.09 बेस 0.3, यह आपको इसी का मान निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए इसको log 0.09 को क्या लिख सकते हैं 0.3 का होल स्क्वायर और बेस में है 0.3। अब इसको कितना लिखा जा सकता है 2 गुणे,
देखिए घात में आ गया तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 log 0.3 बेस 0.3। तो अब देखिए log a बेस a कितना होता है, 1 होता है, तो इसका मान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 2 गुणे 1 मान कितना आ जाएगा 2। तो इस तरीके से इसको आसानी से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0.3 है बेस में, ठीक है, आधार में। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 74, x के घाते a माइनस बी और इंटू एक्स के घाते b माइनस सी इंटू एक्स के घाते c माइनस a का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है। अब देखिए सबका आधार x है, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस a। अब सबको जोड़ेंगे तो सब जोड़ के देखिए a से माइनस a घट जाएगा तो शून्य बचेगा, प्लस b से माइनस b और प्लस c से माइनस c घट जाएगा, तो x के घात में शून्य बचेगा, और किसी भी संख्या के घात में शून्य का मतलब होता है 1। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से इसको भी आप हल कर लेते हैं, मान कितना आ जाता है 1। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 75, रुपए 3000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये सभी प्रश्न देखिए आप पूछे गए हैं, और ऐसे ही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए आप। यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज निकालना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक ही टर्निंग पॉइंट है थोड़ा सा कि यहाँ पे माह में दिया गया है और ब्याज जो है वार्षिक लग रहा है। ठीक है, तो इसको वर्ष में ही रखेंगे, माह में नहीं रखेंगे, और वर्ष में बनाने के लिए क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा 3/2। अब साधारण ब्याज निकालेंगे तो मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो अब देखिए 3000 गुणे 5 और समय रखेंगे गुणे 3/2, और 2 जो होगा यहाँ बटे में आ जाएगा। ठीक है, और बटे में 100 का गुणा, 2 शून्य कट जाएगा, और फिर 2 से 30 को काटेंगे तो हो जाएगा 15। अब देखिए 15 गुणे 5 गुणे 3। ठीक है, अब 15 तिया 45 और 45 में गुणा कर लीजिए 5 का, 5 पच्चे 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 चौक 20, 2 22, 225 रुपए आ जाएगा। इस तरीके से आसानी से आप निकाल लोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 76 है, किसी वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रच्छेदित करती है। तो कोई भी वृत्त है, उस वृत्त पर उसकी छेदक रेखा जो है वह उसको 2 बिंदुओं पर प्रच्छेदित करती है। तो 2 बिंदु यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 77, एक व्यक्ति ₹25 वाले शेयरों में 2500 रुपए की पूंजी लगाता है। जब शेयर का मूल्य 30 रुपए हो जाता है तो बेच देता है। व्यक्ति को हुए लाभ की गणना कीजिए। अब देखिए एक शेयर जो 25 रुपए का है, उसमें एक व्यक्ति 2500 रुपए लगा रहा है, तो उसे कितने शेयर मिलेंगे, उसे 2500 में 25 से भाग दे दीजिए, यानी कि 100 शेयर मिलेंगे। मतलब व्यक्ति ने 100 शेयर खरीदे थे। अब इसके बाद जब शेयर जो है वह 30 रुपए का हो जा रहा है, तो वह व्यक्ति जो है वह बेच दे रहा है उस शेयर को। ठीक है, तो एक शेयर पे उसे कितना लाभ हो रहा है, एक शेयर 25 रुपए का खरीदा था और 30 रुपए का बिक रहा है, एक शेयर पे 5 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 100 शेयर पे कितना लाभ होगा, 100 गुणे 5 यानी कि 500 रुपए। तो इस तरीके से इसको भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 78, वृत्त का केंद्र O है, यदि APB 30 अंश है तो AOB होगा APB। अब यहाँ पे देखिए यह बिंदु, अब जब परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है तो यहाँ पे जो प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है वह बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। वह बिंदु P है और यह बिंदु B है। ठीक है, APB का मान जो है वह दिया गया है, इस कोण का जो मान है वह दिया गया है 30 अंश, और AOB इस कोण का मान आपसे पूछ रहा है। अब देखिए AB एक जीवा है, इस जीवा के द्वारा जो केंद्र O पे बना कोण होता है वह दुगुना होता है इसी जीवा के द्वारा परिधि पे आंतरिक कोण के। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कोण AOB होगा 2 गुना कोण APB के। ठीक है, तो 2 गुणे 30 अंश यानी कि मान कितना हो जाएगा 60 अंश। तो दूसरा जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा 60 अंश। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 79,
बैंक में किस प्रकार के खाते में जमा धनराशि पे ब्याज नहीं मिलता है? तो चालू खाते पे, जो करंट अकाउंट होता है, जो बिजनेसेस के लिए खुलता है, जिसमें ज्यादा लेन देन होती है, ऐसे खाते पे जो है वह ब्याज नहीं मिलता है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 80 है। एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र घर चले गए हों तो वह सामग्री कितने दिन तक चलेगी? देखिए 2022 में ही पूछा गया प्रश्न है और समानुपात का प्रश्न है। और समानुपात में भी आपको क्या समझना होता है कि अनुलोम समानुपात है या प्रतिलोम। ठीक है, तो एक बात समझिए, इस तरीके से आप समझिए कि पहले 300 छात्र थे और 15 दिनों का राशन था, और उसके बाद जब छात्र घट जाएंगे तो कितने दिनों तक राशन चलेगा, वह दिन बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। अब देखिए खाने वाले कम लोग हो गए हैं तो राशन ज्यादा दिनों तक चलेगा, सिंपल सी बात है। तो इसी तरीके से आपको एक जगह छात्र लिखना है, एक जगह राशन लिखना है। अब जब छात्रों की संख्या घट रही है तो राशन कितने दिनों तक चलेगा वह, ठीक है, यहाँ पे दिन रहेगा, राशन ना लिख के दिन लिखिए। ठीक है, तो दिनों की जो संख्या होगी वह बढ़ेगी, यानी कि प्रतिलोम अनुपात है। तो 300 छात्र 15 दिनों का राशन है। 100 छात्र जब हो जाएंगे, 200 छात्र चले जाएंगे तो कितने छात्र बचेंगे? 100 छात्र। तो अब तीर यहाँ पे नीचे की तरफ लगाएंगे। अब प्रतिलोम अनुपात है तो यहाँ पे तीर ऊपर की तरफ लगेगा, और 100 छात्र जब रह जाएंगे तो माना x दिन तक राशन चलेगा। अब देखिए प्रतिलोम अनुपात है तो 300/100 इस तरीके से लिखेंगे, फिर इसके बाद नीचे से फिर लिखेंगे ऊपर की तरफ, तो x/15। अब इसके बाद देखिए इसको आगे सॉल्व करिए, तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो 100 गुणे x बराबर हो जाएगा 15 गुणे 300, और x बराबर कितना हो जाएगा? 15 गुणे 300/100। 2 शून्य कट जाएगा और 15 का गुणा 3 में होगा तो ये कितना हो जाएगा? 45 दिन तक अब राशन चलेगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 81। 14 धन 7x धन x स्क्वायर में x धन 3 से भाग देकर के भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए x धन 3 से भाग करना है, 14 धन 7x धन x स्क्वायर लिखा है, इसको ढंग से लिख लीजिए। जो बड़ी घात होती है उसको पहले लिखते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14 इस तरीके से हम लिख लेंगे। और अब देखिए यहाँ पे पहला पद इसका है, जिससे भाग दे रहे हैं उसका पहला पद है x, और जिसमें भाग दे रहे हैं उसका पहला पद है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हमको पहला पद बनाना है ताकि जब हम घटाएं तो दोनों पद आपस में कैंसिल हो जाए। तो अब x प्लस 3 को x को एक्स स्क्वायर बनाने के लिए x से गुणा कर देंगे, तो x का गुणा होगा x प्लस 3 में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। और अब घटा लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3x। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घट जाएगा, शून्य हो जाएगा, और 7x में से 3x घटेगा तो ये 4x, और एक पद है और यहाँ दो पद, तो ये भी एक पद उतार लीजिए, ये हो जाएगा 14। अब देखिए अब यहाँ पे पहला पद 4x आ रहा है और यहाँ पे x आ रहा है पहला पद, तो 4 से गुणा कर दीजिए, पहला पद यहाँ पे 4x हो जाएगा, तो 4x धन 12, 3 में गुणा होगा तो 12, माइनस और माइनस। अब 14 में से 12 जाएगा तो बचेगा कितना? 2। ये 2 क्या हो जाएगा? शेषफल, क्योंकि अब इसके आगे भाग नहीं जाएगा, तो ये हो गया शेषफल। और यहाँ पे x प्लस 4 जो आया ये क्या हो गया? ये हो गया भागफल। ठीक, भागफल हो गया। अब यहाँ पे आपसे भागफल और शेषफल पूछा था, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, भागफल x प्लस 4 है और शेषफल 2 आएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 82 है। 10,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अब पूछ रहा है कि 10,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से अगर 2 वर्ष के लिए एक बार साधारण ब्याज उसका क्या होगा, एक बार चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यह आप निकाल लीजिए तो अंतर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अंतर पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना आएगा। तो देखिए मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुणे एक धन
दर बटे 100 और घात में समय। ठीक है, तो यहाँ से मिश्रधन अगर हम लोग निकालें 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज में, तो वह कितना आ जाएगा, वह आ जाएगा इस तरीके से। इसको मूलधन का वैल्यू 10,000 गुणे 1 धन 10 बटे 100, शून्य से शून्य कट जाएगा, और यहाँ पे हर समान करेंगे तो 11 बटे 10 आ जाएगा। 11 बटे 10 का 2 बार गुणा हो जाएगा 10,000 में, तो देखिए शून्य से शून्य काट दीजिए, 2 शून्य यहाँ पे कट जाएंगे, और 11 का गुणा 11 में 121 हो जाएगा, और 2 शून्य बचा हुआ है तो 121 और 2 शून्य, और यानी कि 12,100 रुपए। तो यहाँ पे यानी कि ब्याज कितना आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 12,100 में से मूलधन घटा दीजिए 10,000, तो ये कितना आ जाएगा, 2,100 रुपए, 2,100। ठीक, अब इसके बाद देखिए साधारण ब्याज हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो 100 से 2 शून्य काट दीजिए, फिर देखिए 100 का गुणा 10 में तो 1,000 और 2 में तो 2,000, यानी कि 2,000 रुपए ये ब्याज आएगा। साधारण ब्याज जो आएगा वह 2,000 रुपए आएगा, और अंतर कितना आ जाएगा, देखिए 2,100 में से 2,000 घटा देंगे तो अंतर आएगा 100 रुपए का। ठीक है, तो 100 रुपए का अंतर होगा दोनों में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 83 है, व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ए माइनस 1/a इंटू एक्स माइनस 1 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ब्रैकेट लगा है उसको हटा लीजिए आप। ठीक, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए इतना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस का गुणा अंदर होगा और इधर से एक्स का गुणा होगा, तो माइनस से एक्स, और फिर माइनस 1/a में माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और x का गुणा होगा तो x/a हो जाएगा, फिर -1। ठीक, अब देखिए पहले दोनों पदों में x आपको कॉमन दिख रहा होगा, और बाद के दोनों पदों में आप 1/a कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, x कॉमन ले लेंगे पहले दो पदों में तो कितना हो जाएगा, x कॉमन लेने के बाद x माइनस a और फिर प्लस 1/a बाद के पदों में कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस, अब यहाँ पे -1 था, अब इसमें से 1/a कॉमन ले रहे हैं, 1 में से 1/a कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा, a बचेगा। ठीक है, क्योंकि 1 को लिख सकते हैं 1/a इंटू a। ठीक, तो इस तरीके से अब x माइनस a दोनों जगह है तो कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे बचा x और यहाँ पे प्लस 1/a, तो गुणनखंड कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस a और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1/a, यही गुणनखंड हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 84 है, चित्र में AB वृत्त को P बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है। चित्र में AB वृत्त के P बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा कोण QPR, कोण QPR यानी कि ये जो बिंदु है वह Q है, QPR 80 अंश और PQR 30 अंश, PQR जो है वह 30 अंश है, तो RPB का मान ज्ञात कीजिए। QPR 80 अंश दिया गया है और PRQ यानी कि यह कोण जो है वह 30 अंश का दिया गया है, तो RPB यानी कि यह कोण जो है इसका मान पूछ रहा है। अब यहाँ सॉल्यूशन समझने के लिए आपको एक प्रमेय समझना जरूरी है। किसी भी वृत्त में किसी स्पर्श रेखा, कोई स्पर्श रेखा है, किसी वृत्त में कोई स्पर्श रेखा है और कोई एक जीवा है जो उस स्पर्श बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रही है। ठीक है, तो इस जीवा के द्वारा, इस जीवा और स्पर्श बिंदु के बीच में, इस जीवा और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनता है वह कोण बराबर होता है इसी जीवा के द्वारा एकांतर वृत्त खंड में, मतलब इस वृत्त खंड में बने कोण के द्वारा, इस जीवा के द्वारा जो कोण बनाया जाएगा एकांतर वृत्त खंड में उसी कोण के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे जो यह जो PR जीवा है, यह जो जीवा है इसके द्वारा जो कोण यहाँ पे बनाया जा रहा है, कोण PQR, यह बराबर होगा इस कोण के, कोण
पी बी जो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, और यह कोण हम कैसे निकाल सकते हैं? यह कोण हम लोग निकाल सकते हैं इस त्रिभुज के द्वारा, त्रिभुज क्यू पी आर के द्वारा। त्रिभुज क्यू पी आर के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। तो 80 और 30 कितना हो जाएगा? 110। और ये कितना हो जाएगा? 70 अंश। ये 70 अंश हो जाएगा, तो यह भी कितना होगा? 70 अंश। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से एक प्रमेय के माध्यम से आप इसको आसानी से लिख करके बता सकते हैं। पहले इस कोण को आप निकाल लीजिए त्रिभुज के अंतः कोणों से, फिर उसके बाद वृत्त में जो एक जीवा द्वारा एकांतर कोण बनाया जा रहा है, ठीक है, एकांतर वृत्त खंड के कोण इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यह आप यहाँ पे इस प्रमेय के द्वारा इन दोनों कोणों को बराबर दिखा सकते हो और इसका मान आपको मिल जाएगा 70 अंश। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जितने भी प्रश्न थे आपके अतिलघुत्री में सभी हमने सॉल्व कर लिए और सभी पूछे हुए प्रश्न, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी प्रश्नों को आपने यहाँ पे देख लिया। उम्मीद है दोस्तों कि आपको पूरा जो क्लास है बहुविकल्पीय अतिलघुत्री का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और लघुत्तरी प्रश्न आप देखना चाहते हैं या नहीं, या आप खुद सॉल्व कर लेंगे, आप कमेंट करके मुझे बताइए। उस तरीके से हम लोग लघुत्तरी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे या नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि पूरा अतिलघुत्तरी प्रश्न आपने देख लिया होगा, बहुविकल्पी प्रश्न देख लिया होगा, राजन सीरीज देख लिया होगा, और नहीं देखा अगर आपने तो देख लीजिए। तो अब इस तरीके से आप देखिए कि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में कम से कम 5 मित्रों में आपको शेयर करना है और कमेंट करके बताना है जो आप से मैंने पूछा है। और कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल बेल आइकन है और उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए और इसी तरीके से बेहतरीन तैयारी आपकी हो पाए थर्ड सेमेस्टर की। अब अगर इसी तरीके से आपको सभी विषय पढ़ने हैं तो लिंक जो है वह सभी विषयों का नीचे दिया गया है और सभी विषयों को कम समय में सभी नोट्स के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ, पूरी सुविधा के साथ, बिना किसी डिस्टरबेंस के कम समय में अगर आपको तैयारी करनी है तो ऐप का लिंक नीचे दिया गया है। ऐप का नाम भी टारगेट यूपी टेट सीटेट है। ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर थर्ड सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। एक नाम मात्र का फीस है जिससे आप सब कुछ एक्सेस कर पाओगे वहां पे और बहुत ही अच्छे ढंग से वहां पे कम समय में तैयारी कर पाओगे। ठीक है, तो ऐप डाउनलोड करिए, नीचे लिंक है, या सीधे प्ले स्टोर पे सर्च करिए टारगेट यूपी टेट सीटेट। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ऐसे ही आप लोग बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते रहिए, चैनल पे विजिट करके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।